आइए देखते हैं डिटर्मिनेंट का लास्ट एक्सरसाइज में 4.5 और इससे जो क्वेश्चन है मतलब ये कंपलसरी है क्वेश्चन कि इससे क्वेश्चन वीवीआई है जो कि लास्ट में होगा। क्वेश्चन नंबर 7 या 8 से स्टार्ट होता है वो। इसमें क्या है एक्स वाई जेड का वैल्यू जो निकालना होता है मैट्रिक्स मेथड से, वो क्वेश्चन वीवीआई है। सबसे पहले ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का रहता था, लेकिन ये अभी फिलहाल जो है 1-2 साल से इसको 5 मार्क्स में कर दिया गया। मतलब लास्ट सेक्शन में जो क्वेश्चन आता है लॉन्ग में, उसमें से वो क्वेश्चन आता है। ठीक है, मतलब 6 क्वेश्चन उसमें रहेगा और 4 उसमें से सॉल्व करने रहते हैं। उसमें से एक क्वेश्चन इससे भी रहेगा, इस एक्सरसाइज से। इसलिए ये क्वेश्चन आपको करना कंपलसरी है इस एक्सरसाइज को। इसमें देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। एग्जामाइन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन एक्सरसाइज 1 to 6। इसमें सिर्फ चेक करना है कि ये इसका एक्स वाई का वैल्यू निकालना पॉसिबल है या नहीं, सिर्फ इसको चेक करने के लिए बोला गया। ठीक है, तो देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है x प्लस में 2y और इक्वल टू 2। यहाँ पे है 2x प्लस में 3y और इक्वल टू में है 3। इस क्वेश्चन का फॉर्मेट है कि इसको हम लोग क्या करते हैं कि एक ये जो दिया हुआ है इसे एक मैट्रिक्स के रूप में मान लीजिए। ठीक है, और ये मैट्रिक्स है, मल्टीप्लिकेशन है किसी का। मतलब यहाँ पे एक ए मैट्रिक्स निकलेगा अगर मानेंगे तो, और दूसरा है एक एक्स मैट्रिक्स लिया जाता है। तो ए मैट्रिक्स में जो वैल्यू आएगा वो सारे का कॉफिशिएंट जो है उसे लेना है। जैसे यहाँ पे 1 है, ये 2 है, यहाँ पे 2 है और ये 3 है। फिर से क्या है, एक x का वैल्यू में क्या ले लेंगे, x और y। उसके बाद एक जो इक्वल के साइड में रहेगा उसे हम लोग एक b मैट्रिक्स मान लेंगे और ये वैल्यू हो जाएगा इसका 2 और 3। तो इसको चेक करने के लिए क्या तरीका है कि आप याद कीजिए, इसका एक फॉर्मेट भी होता है। जैसे इसको लिखते हैं हम लोग ax इक्वल टू बी, दैट इज x का वैल्यू अगर निकालना है तो a को हम लोग इन्वर्स में भेजेंगे तो हो जाएगा a इन्वर्स b। ठीक है, तो a इन्वर्स का जो वैल्यू है उसको फाइंड करना सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि x का वैल्यू तो x y बैठेगा, b का सिंपल दिख रहा है कि 2 3 लेना है। लेकिन इसके बाद जो वैल्यू आएगा a इन्वर्स का, उसके लिए पहले सबसे पहले हम लोग क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट हो जाएगा a का जरूरत पड़ेगा क्योंकि ये इन्वर्स निकालना है। तो a का वैल्यू अगर दिया हुआ है 1 और 2, यहाँ पे 2 और 3। ठीक है, ये वैल्यू, तो इसका अगर वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट करते हैं तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। 3 × 1 ये हो जाएगा 3 और 2 - 2 ये वैल्यू हो जाएगा क्या, -1। ठीक है, तो अगर ये वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब 0 के बराबर नहीं आया, तो ये एक A जो है वो किस टाइप का मैट्रिक्स है, यहाँ पे दैट इज करके बोलेंगे कि A इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और फिर हम लोग लिखेंगे कि A इन्वर्स जो है वो इसका एग्जिस्ट होगा। ठीक है, A इन्वर्स एग्जिस्ट होगा। क्यों एग्जिस्ट होगा, आप थोड़ा सा रफ डिस्कशन करते हैं। एग्जिस्ट इसलिए होगा क्योंकि A इन्वर्स का फॉर्मूला होता है, A इन्वर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ A और नीचे में होता है वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। सपोज दैट अगर वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ जाता तो ऊपर में मेरा कोई भी मैट्रिक्स होगा, अगर वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आएगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, डज नॉट इक्वल टू, मतलब ये अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, कोई भी संख्या को जैसे ऊपर के है और नीचे में कोई अगर 0 से उसे डिवाइड कर दिया जाए तो वो वैल्यू क्या देता है, अनडिफाइंड देता है। उसी प्रकार से अगर ऊपर में कोई मैट्रिक्स है और उसे नीचे में 0 लगा दिया जाएगा तो वो वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब ये इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो हमेशा आपको चेक करना है कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट अगर यहाँ 0 आ गया तो उसके आगे में वो प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होगा, एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन में इसका कंसिस्टेंसी चेक करना है, सब में देखना है इसी तरह से कि ये इन्वर्स एग्जिस्ट है या नहीं। इसके आगे क्वेश्चन फिर है, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है और सेम वर्क, इसमें भी वही करना है। A, X और B ये तीनों चीज सेलेक्ट करके वैल्यू ऑफ A निकालेंगे।
अगर उसका वैल्यू 0 आ जाता है तो वो वैल्यू उसका निकालना पॉसिबल नहीं है, मतलब ए इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो 2 और 3 में सेम पैटर्न है। 1 2 3 क्या था कि वहाँ पे मैट्रिक्स 2/2 था, लेकिन 4 5 6 में क्या है, यहाँ पे मैट्रिक्स 3/3 का होगा, बस इतना ही अंतर है। वहाँ पे 2/2, यहाँ 3/3। इस क्वेश्चन को एक को मैं कराता हूँ, 4 5 और 6 में से किसी एक क्वेश्चन को सेलेक्ट करते हैं, जैसे 4 नंबर। इसको अगर लिखेंगे यहाँ पे तो लेट कर लेंगे। लेट में ए का वैल्यू, आप ए के जगह में कोई भी मैट्रिक्स नाम दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन में या कोई भी टीचर जब कराते हैं तो ए ही लिया जाता है, ठीक है। ए का जो मैट्रिक्स बनेगा वो बनेगा 1, फिर से 1 और यहाँ पे 1, ये हो जाएगा 2 3 और फिर 2, ये हो जाएगा ए, फिर ए और यहाँ पे आ जाएगा 2a, ये आ गया ए मैट्रिक्स। अगला जो एक्स मैट्रिक्स लेंगे, कैपिटल एक्स लिखेंगे और यहाँ हो जाएगा एक्स वाई और जेड। उसके बाद जो बी है वो वैल्यू हो जाएगा 1 2 और 4। तो इस क्वेश्चन में 6 तक में ज़रूरत ही नहीं है बी का, चाहे तो एक्स का, बस कंसिस्टेंसी चेक करना है इसका कि ये इन्वर्स एग्जिस्ट है, मतलब पॉसिबल है निकालना या नहीं। तो इसका वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट जब निकालेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, तो वैल्यू आ जाएगा, अगर 1 को लिया जाता है तो आपको पहले ही पता है कि अगर 1 को लेंगे तो इसका रो एंड कॉलम में जितना भी एलिमेंट है वो सारे क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो अगर इसका रो एंड कॉलम कैंसिल कर दिया जाए तो वैल्यू क्या बनता है, 3:2a, दैट इज हो जाएगा 6a, ठीक है। और माइनस में यहाँ पे हो जाएगा 2a। और सेकंड, जब इधर फर्स्ट रो में ही सारा कंपोनेंट्स को लिया जाएगा तो यहाँ हो जाएगा -1, और अबर जब ये कैंसिल हो जाएगा तो उस टाइम जो मल्टीप्लिकेशन लिया जाएगा वो हो जाएगा 2 × 2, मतलब यहाँ हो जाएगा 4a और माइनस में हो जाएगा 2a। और जो फाइनल लेंगे 1 को फिर से क्या लेना है, प्लस, और +1 जब बात करेंगे तो ये हो जाएगा 2a - 3a, यहाँ हो जाएगा 2a माइनस में 3a, ठीक है। तो ये वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 1 और इनटू में 2a, यहाँ पे आएगा माइनस में 4a में 2a जाएगा तो आ जाएगा 2a, ठीक है। और यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस में a। तो ये तो कट जाएगा, कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ बचेगा -a, मतलब वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इसका भी 0 नहीं आया। इसलिए फाइनल में जो इसको लिखेंगे क्या लिखेंगे, ए इनवर्स एग्जिस्ट है। क्यों एग्जिस्ट है, क्योंकि A इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। A का वैल्यू जो निकालेंगे वो 0 नहीं आएगा तो लिखेंगे नॉन सिंगुलर, और फिर लिखेंगे फाइनल में कि A इनवर्स क्या है, इसका एग्जिस्ट है। आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 से। जिस क्वेश्चन का मैं बात कर रहा था वही क्वेश्चन है, ठीक है। सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। इसी क्वेश्चन का मैं बात कर रहा था। ये सब सारे क्वेश्चन जो हैं ऑब्जेक्टिव में या 2 मार्क्स या तो फिर 5 मार्क्स, तो 5 मार्क्स में कैसा क्वेश्चन रहता है, उसमें से 3/3 मैट्रिक्स रहेगा, ठीक है। वहाँ पे 3/3 मैट्रिक्स दिया रहेगा। 2/2 क्या होता है, जनरली ये MCQ में डालता है, या तो कभी दूसरे सेक्शन में, जैसे 2 नंबर का क्वेश्चन है तो कभी कभी ये डाल सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो इस एक्सरसाइज से रहेगा वो लॉन्ग क्वेश्चन ही रहता है, ठीक है। तो क्वेश्चन एक हम 2/2 का पहले लेके चलते हैं प्रोसेस पे, फिर एक 3/3 का कराएंगे। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पे लिखेंगे गिवन लीनियर इक्वेशन, ये क्या हो जाएगा 5x और प्लस में 2y और इक्वल टू 4। एक अनदर इक्वेशन 7x प्लस में 3y और इक्वल टू में 5, ठीक है। इसको क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं एक A मैट्रिक्स, इसका कॉफिशिएंट सबका लिखना है एक्स वाई का इक्वेशन 1 और 2 से, तो हो जाएगा 5 2 7 और 3। फिर x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x और y। उसके बाद z नहीं b का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 और 5। अब यहां से वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट सबसे पहले निकालिए। इसका वैल्यू आ जाएगा 5 3 × 15 -14, तो ये 15 माइनस में 14 दैट इज 1, ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है। लेकिन
ये इन्वर्स निकालने के लिए अब किस चीज़ का जरूरत पड़ेगा? कोफैक्टर का। तो अगर कोफैक्टर निकालना है आपको इसका, मतलब यहाँ A11, ठीक है, A11 का वैल्यू क्या आ जाएगा? तो -1 होता है, और उसके ऊपर में होता है i प्लस जे, मतलब जिसका आप जिस एलिमेंट का निकाल रहे हैं उसका पोजीशन क्या है? तो 1 1, मतलब i का वैल्यू 1, j का भी वैल्यू 1, तो 1 + 1, ठीक है। और फिर यहाँ क्या होगा? M11, मतलब माइनस। तो अगर इसका हम लोग कोफैक्टर निकाल रहे हैं तो इसके सामने जो बचता है वही माइनस कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा? 3, मतलब A11 का वैल्यू क्या हो जाएगा? -1 का पावर 2। अगर इवन पावर होता है तो वो पॉजिटिव होता है, 1 का पावर पॉजिटिव, ये तो 1 ही होगा, और 3 से इंटू करेंगे तो 3। इसके आगे क्या हो जाएगा? 1 2, 1 2 में वैल्यू क्या आ जाएगा? -1, और इसका जो पावर आ जाएगा यहाँ पे i का वैल्यू 1 और j का वैल्यू 2 इंटू, अब ये 1 2 का वैल्यू उसका कंपोनेंट ये है, ठीक है, इसके सामने माइनस ये होगा, इसका मतलब 7 होगा यहाँ पे, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? माइनस में 7। फिर से क्या आएगा? A13, और 13 का नहीं, 13 नहीं, 21 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि कॉलम 2 ही है। ये वैल्यू हो जाएगा 2 1 7 का। इसका वैल्यू जब निकालेंगे तो यहाँ -1 का पावर हो जाएगा 2 + 1, और इंटू में 7 का माइनस क्या होगा? तो 2 हो जाएगा। ये वैल्यू हो जाएगा -1 का पावर 3, दैट इज माइनस, और 2 यहाँ हो जाएगा -2, और जो फाइनल एक को फैक्टर निकाला जाएगा वो 2 2 का 3 का निकालेंगे तो -1 का पावर हो जाएगा 2 + 2, और इंटू में 2 2 का माइनस हो जाएगा 5, इसका वैल्यू हो जाएगा 5। अब जो एडजॉइंट लिखा जाता है, पहले ही क्वेश्चन ये सब हो चुका है, ठीक है। तो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं? एडजॉइंट के टाइम में जो कोफैक्टर निकालते हैं उसका प्लेस वैल्यू चेंज कर देते हैं। A11 तो फर्स्ट ऑफ ऑल होगा, 3 यहाँ पे तो आएगा ही, लेकिन 1 2 जो है उसका प्लेस वैल्यू क्या है? मतलब कॉलम 2 में हो जाता है, लेकिन हम बोले थे कि एडजॉइंट के टाइम में उसका वैल्यू चेंज कर देना, मतलब 1 2 जो है वो 2 1 के जगह में आ जाएगा, ठीक है, और 1 2 के जगह में चल जाएगा 2 1 का वैल्यू, तो ये -2 और यहाँ पे 5। ये मेरे पास आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया, ठीक है। अब इन्वर्स का बात करते हैं, तो इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है? होता है एडजॉइंट ऑफ ए और बाय में वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो यहाँ वैल्यू हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए कितना आया? 3 -2 फिर -7 और 5, और यहाँ पे वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आ जाएगा? ये वैल्यू था 1, मतलब यहाँ पे लिखेंगे तो 1/1। अब 1 तो कोई फर्क नहीं डाल सकता है, इसलिए ए इन्वर्स का वैल्यू जो आएगा वो आ जाएगा 3 7 -2 और फिर हो जाएगा 5। ये आ गया हमारा इन्वर्स का वैल्यू, ठीक है, ये आ गया इन्वर्स का वैल्यू। अब आगे क्या करेंगे? इसका XYZ जो होता है उसका वैल्यू निकालने का तरीका क्या था? इसका वैल्यू क्या था कि इसका पैटर्न होता है AX और इक्वल टू में B, मतलब X बराबर होता है A इनवर्स B। तो X का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा? X के वैल्यू के साइड में यहाँ हो जाएगा, अगर दो वैल्यू निकालना है तो X और Y, और यहाँ A इनवर्स का वैल्यू जो बैठाएंगे वो हो जाएगा क्या? 3 और फिर -2, यहाँ पे 7, यहाँ पे 5, और B का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो B का वैल्यू हम लोग लिखेंगे 4 और 5, यहाँ हो जाएगा 4 और फिर 5। इसको इंटू करेंगे तो इंटू करने का पैटर्न क्या था कि ये जो फर्स्ट रो है ये कॉलम के साथ होता है, ठीक है, मतलब 3:4 करेंगे तो ये हो जाएगा 12, और 5 को 2 से इंटू करेंगे तो माइनस में 10 आएगा। उसी प्रकार से अब यहाँ पे नीचे जब करेंगे, जब इसकी बारी आएगी सेकेंड रो का, तो 7 × 4 ये हो जाएगा 28, और प्लस में हो जाएगा 5 × 5, तो ये हो जाएगा वैल्यू 25। अब दोनों को एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव, मतलब इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2, और यहाँ पे आ जाएगा 53, और इधर वैल्यू क्या था? XY। फाइनल आंसर जो होगा वो X का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2
एंड y का वैल्यू क्या आ जाएगा 53। इसी प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करना और इतना वर्क करना है आपको। इसके लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन 100 में 100% है कि एक क्वेश्चन इस टाइप का आएगा, बस डाटा इसका चेंज रहेगा, जो कांस्टेंट दिया हुआ है वो सिर्फ चेंज रहेगा, पैटर्न यही रहेगा। अब एक क्वेश्चन हम लोग 3/3 का ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। चलिए, सेम पैटर्न जैसे अभी बनाया क्वेश्चन उसी तरह से सेम प्रोसेस पे क्वेश्चन बनाना है। यहाँ पे दिया हुआ है गिवन लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन क्या है, एक है 2x प्लस में y प्लस में z इक्वल टू 1, अगला है x माइनस 2y माइनस z इक्वल टू 3/2, और एक जो फाइनल है वो है 3y और माइनस में 5z इक्वल टू 9। तो x के जगह में आपको नहीं दिख रहा होगा, x तो नहीं है, तो लगा देंगे और यहाँ लगा देंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब सारा का लेट कर लीजिए, ये a का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो इसके सारे कोएफिशिएंट को लिखिए। ये 1, यहाँ पे 1, फिर ये 1 और ये 1, ये -2, ये -1, यहाँ पे 0, यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा -5। अब यहाँ से x का वैल्यू, तो x का वैल्यू यहाँ 3 वेरिएबल है x y z में, ठीक है। वहाँ पे क्या था, सिर्फ और सिर्फ x y था। उसके बाद b जो मैट्रिक्स लेट करेंगे वो है 1, 3/2 और फिर है 9। इतना हमारा काम हो गया। अब क्या काम करेंगे, पहले वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट a निकाल लेंगे, क्योंकि इन्वर्स इसी का निकालना है। तो यहाँ पे लिख देंगे फॉर्म ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, तो ax इक्वल टू b के फॉर्म में ये ऑलरेडी रहता है, ठीक है। तो x इक्वल टू a को उधर भेजेंगे तो इन्वर्स और b, मतलब इस पैटर्न पे ये जो फॉर्मेट है इस पे हम लोग बैठाएंगे लास्ट में। तो उसके लिए हमको क्या निकालना है, पहले a इन्वर्स। तो a इन्वर्स यदि निकालना है तो इसका वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट तो सबसे पहले जरूरत पड़ेगा। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, अगर 1 को लिया जा रहा है, ठीक है, तो इसको अगर लेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 10 और फिर माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 3, माइनस ऑलरेडी फॉर्मूला में होता है और ये आ जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस में 3। फिर से सेकेंड कॉलम पे जब जाएंगे तो यहाँ पे -1, और जब इसका वैल्यू लिया जाएगा तो इसका जो कॉलम में जितने भी एलिमेंट हैं और रो में वो कैंसिल हो जाएंगे, तो हो जाएगा -5 और ये -1 इंटू 0, तो यहाँ वैल्यू हो जाएगा -5 और माइनस में 0। फिर से लास्ट पे चल जाएंगे, यहाँ 1 का वैल्यू 1 रखेंगे, तो इस वैल्यू में जितना भी कॉलम एंड रो में इसका एलिमेंट है वो कैंसिल हो जाएगा, तो 3 इंटू 1 और माइनस में 0, यहाँ हो जाएगा 3 और माइनस में 0, इसका वैल्यू हो जाएगा 13 और यहाँ पे प्लस में 5 और ये प्लस में 3। तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 21। अब इसके आगे क्या करना है, एडजॉइंट। एडजॉइंट के लिए हमको क्या जरूरत पड़ेगा, कोफैक्टर का। तो कोफैक्टर में थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे, मतलब आप कैलकुलेशन को ध्यान से देखेंगे। a11 का वैल्यू जब लिया जाएगा तो यहाँ -1 का वैल्यू, ये तो फॉर्मेट होता है, फॉर्मूला होता है, तो कोफैक्टर इसका क्या, 1 का कोफैक्टर लेंगे तो -1 का पावर 1 + 1, और इसका माइनस क्या हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा -10 -5 -2, तो हो जाएगा प्लस में 10 और फिर ये माइनस और माइनस प्लस में 3, तो ये वैल्यू आ जाएगा 13, इसका वैल्यू आ जाएगा 13। और a12, तो 12 जब निकालेंगे, 1 का जब बात किया जाएगा तो -5, मतलब यहाँ वैल्यू -1 का पावर ये 1 + 2, ये तो लिख लेंगे पहले, फिर इनटू में इसका माइनस पे देखेंगे कि क्या आता है वैल्यू, तो -5 को इंटू करेंगे 1 से, तो वैल्यू आएगा -5 और ये वैल्यू हो जाएगा +5। फिर से यहाँ 1 3, इसका वैल्यू क्या आएगा, तो -1 का पावर कर देंगे 1 + में 3, और 1 3 का जो एलिमेंट है
उसका माइनस क्या हो जाएगा ये, और कैंसिल, मतलब रो एंड कॉलम इसका कैंसिल, तो 3:1, बाकी तो 0 होगा, तो इसका भी वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 3, ये वैल्यू आ जाएगा 3। और अब आएंगे 2 1 पे, तो -1 का पावर 2 + 1, और इनटू में जब इसकी बारी आएगी तो इसका रो एंड कॉलम कैंसिल होगा, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगा -5 और -3 हो जाएगा -5 -3 -8, तो वैल्यू हो जाएगा +8। और a2 का वैल्यू इस टाइम इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, -2 है, तो पहले -1 का पावर 2 + 2, और इनटू में यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा, जब इसकी बारी आएगी तो रो एंड कॉलम कैंसिल, मतलब -5 और ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ आएगा -5, इसका वैल्यू हो जाएगा -5, ठीक है। फिर यहाँ वैल्यू आ जाएगा a23, तो 23 में क्या आएगा, -1 का कॉलम को कैंसिल करेंगे और रो का कैंसिल कर देंगे, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 3:1 -0, मतलब यहाँ पे -1 का पावर हो जाएगा 2 + 3, और इनटू में आ जाएगा 3, तो वैल्यू क्या आएगा, -3। अब यहाँ फाइनल में जो है 3 1, ये 3 1 क्या आ जाएगा, जो फाइनल रो है उसमें से 0 का निकाला जाएगा, ठीक है, तो -1 का पावर हो जाएगा 3 और प्लस में 1, और इनटू यहाँ पे वैल्यू जब इसका लिया जाएगा तो ये हो जाएगा -1 और +2, तो +1 आएगा, और ये वैल्यू हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 1। और कुछ बचा हुआ है a22 का वैल्यू, a32, इसका वैल्यू हो जाएगा -1 का पावर हो जाएगा 3 प्लस में 2, और 3 का बात किया जा रहा है तो ये कैंसिल, तो -1 और -1, ये हो जाएगा क्या, -2 और -1, मतलब इनटू करके -2, तो वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे सिर्फ 2। और फाइनल में a33, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 का जब -5 पे बात किया जा रहा है तो पहले -1 का पावर लिखेंगे क्या, 3 प्लस में 3, और इनटू में क्या लिखेंगे यहाँ पे -2 × 1 और -1, तो ये वैल्यू हो जाएगा -3। आंसर क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस +3, तो a33 का भी कोफैक्टर निकल गया, ठीक है। आपका जो मिस्टेक होगा वो यहाँ हो सकता है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, मतलब इसको बारीकी से ध्यान देना है, क्योंकि टोटल 9 टाइम्स, अगर 3/3 का है तो टोटल 9 टाइम्स निकालना रहता है, तो कहीं भी थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा, एक वैल्यू अगर गड़बड़ हो गया तो XYZ का वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, मतलब गलत हो जाएगा। और जो कॉपी चेक होता है वो लास्ट में क्या होता है कि XYZ का ही वैल्यू देखा जाता है, अगर उसमें कहीं आपका गड़बड़ दिखा तो फिर उसके हिसाब से एवरेज मार्क्स करके दिया जाएगा, या तो काट भी सकता है एग्जामिनर, उसके पूरे क्वेश्चन को भी काट सकता है वो, इसलिए ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। यहाँ जो एडजॉइंट ऑफ ए निकला, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, वो वैल्यू क्या हो जाएगा, हाँ, अब इसमें से क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए जो है, यहाँ पे लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, इसका वैल्यू हम क्या बोले थे कि जो रो होता है वो कॉलम में बदल जाता है, मतलब 1 1 का वैल्यू क्या था 13, तो 13 लिखेंगे, और फिर a12 का वैल्यू इधर आपके हिसाब से इधर होना चाहिए, लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि नीचे लिखना है, मतलब 5, और यहाँ हो जाएगा 3, और फिर ये 2 1 2 2, इसका 8 आएगा -5 -3, 8 आएगा माइनस, और यहाँ -3, 3 1 का वैल्यू ये हो जाएगा 1, और इसका वैल्यू हो जाएगा 2, फिर यहाँ वैल्यू आ जाएगा 3 आ जाएगा, ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए।
अब इसका इन्वर्स कैसे निकलेगा, तो इन्वर्स कितना आया था, इन्वर्स का वैल्यू आया था इसका वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट जो निकला था वो देख लेंगे 21। तो यहाँ पे 1/21 और ये वैल्यू हो जाएगा 13, फिर यहाँ 5, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 8, यहाँ -5, यहाँ -3 और यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ पे 3। ठीक है, अब ये वैल्यू हो जाएगा, तो इसको अगर इनटू करते हैं तो हो जाएगा 13/21 और फिर 8/21, 1/21 और यहाँ पे आ जाएगा 5/21 -5/21 और 2/21, यहाँ हो जाएगा 3/21 और माइनस में 3/21 और 3/21। ये वैल्यू आ गया ए इन्वर्स का। ठीक है, अब वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पे जो निकालना है वो क्वेश्चन क्या निकालना है, x बराबर था ए इन्वर्स, तो ए इन्वर्स का वैल्यू बैठा देंगे और इधर x का भी वैल्यू बैठा देंगे। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x y और तो x y z का वैल्यू लिख देंगे। ए इन्वर्स का वैल्यू फिर से यहाँ लिखेंगे तो हो जाएगा 13/21 और है 8/21 और फिर है 1/21 और यहाँ पे आ जाएगा 5/21, यहाँ आ जाएगा -5/21, 2/21 और ये आ जाएगा 3/21, माइनस में 3/21 और फिर है 3/21। ठीक है, और b का वैल्यू फिर यहीं, b का वैल्यू क्या था, 1 था, 3/2 था और 9 था। बस अब फाइनल में इसका क्या करना है कि इसका सिर्फ मल्टीप्लिकेशन को लिखना है बारी बारी से। ये जो फर्स्ट रो आपको दिख रहा है इसको इनटू इसके साथ करना है। तो चलिए एक एक करके हम लोग लिखते हैं। यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 13/21, 1 से इंटू होगा तो हो जाएगा 13/21 प्लस फिर 8/21 इंटू होगा तो वैल्यू क्या आ जाएगा, ये इंटू करेंगे तो 2 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 4 3 जा 12/21। ये रिड्यूस फॉर्म में आ सकता है बट हमको रिड्यूस फॉर्म में नहीं करना है क्योंकि फिर से नीचे हमको एलसीएम लेना पड़ेगा और 9 कर देते हैं 21। एक का वैल्यू आ गया। अगला जो आएगा अब इसकी बारी है। ठीक है, सेकेंड रो जब होगा तो 5/21, यहाँ वैल्यू आ जाएगा 5/21 और ये जब इंटू होगा तो हो जाएगा ऊपर में माइनस में और 5 3 जा क्या हो जाएगा 15 और नीचे में आ जाएगा मतलब 15/21:2। ठीक है, और ये जब इंटू होगा तो 9 और 2 इंटू हो जाएगा तो 18/21। अब यहाँ पे 3/21 इससे इंटू होगा तो ये वैल्यू हो जाएगा 3/21 और ये जब इंटू होगा तो हो जाएगा 9 मतलब माइनस में 9 और नीचे में आ जाएगा 21 और इंटू में 2। फिर से ये जब इंटू होगा तो हो जाएगा 27 और बाई में क्या आ जाएगा 21। इसको सॉर्ट आउट करके यदि लिखेंगे तो ये वैल्यू ऊपर में देखिए 13 और 12 हो जाएगा 25 और 9 34, तो 34/21 ये x का वैल्यू रहेगा। यहाँ पे वैल्यू इसके नीचे में 2 है तो 2 अगर नीचे एलसीएम लिया जाएगा तो 2 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा यहाँ भी, और दोनों क्या है पॉजिटिव में है, प्लस में है ये। ठीक है, ये नेगेटिव है तो यहाँ नीचे में जो एलसीएम लेने के बाद आएगा वो तो आएगा 42 कंफर्म। उसके बाद यहाँ पे 36 होगा और यहाँ 10 होगा, 36 और 10 मिला करके हो जाएगा 46 और माइनस में 15 है तो ये वैल्यू आ जाएगा 31। और फिर जो नीचे वाला वैल्यू है इसमें एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 2 है, ये 2 से इंटू होगा तो ये वैल्यू आ जाएगा 6 और यहाँ पे आ जाएगा 54, तो 54 और प्लस में 6
तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 60 माइनस 9, ये आ जाएगा 51 और y में 42। मतलब x का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 34, y में 21, y का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 31 और y में 42, और z का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 51/42 है, तो इसको 17/14 भी लिख सकते हैं। ये हमारा XYZ का आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आपने देखा कि कैलकुलेशन बहुत हैवी है, मतलब कहीं भी थोड़ा सा मिस्टेक होने के बाद आंसर इसका मिसमैच हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से और ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ताकि गलती होने का संभावना क्या है, कम हो। अगला क्वेश्चन, अब सारे पैटर्न पे यही सब क्वेश्चन है, ठीक है। और ये हम पहले ही बता चुके हैं कि किसी भी कंडीशन में इस सब क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, मतलब कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, और बार बार उसे प्रैक्टिस कीजिए। मतलब आपका जो चेंज रहेगा वो सिर्फ इसका कांस्टेंट जो है, मतलब सारे का जो कोएफिशिएंट है XYZ का, ये सब डाटा चेंज हो सकता है, बट क्वेश्चन का पैटर्न यही है और बनाना भी इसी पैटर्न से है, ठीक है। ये 13, 14 है, सेम उसी तरह से क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे है 15 नंबर, ए इनवर्स तो निकाला ही है, और यूजिंग ए इनवर्स सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इसका ए इनवर्स पहले आप निकाल लेंगे और यहाँ से फिर क्या सेलेक्ट करेंगे, ए का अलग से, एक्स का अलग से और बी का अलग से, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ भी क्या होगा, ए इनवर्स का जरूरत पड़ेगा, इस क्वेश्चन में भी ए इनवर्स जरूरत पड़ेगा। तो ए इनवर्स जब यहाँ जरूरत पड़ेगा तो इसी का वैल्यू जो आप निकाले रहेंगे वही ए इनवर्स यहाँ बैठा देना है। इसलिए वो पहले बोला फाइंड ए इनवर्स यूजिंग ए इनवर्स सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। मतलब काम आपको वही करना है, बस क्वेश्चन का पैटर्न चेंज है, मतलब सिर्फ घुमाया हुआ क्वेश्चन है, और ये वही क्वेश्चन है उसी तरह से। क्वेश्चन नंबर 16, इस क्वेश्चन को ना भी करेंगे एग्जाम के दृष्टिकोण से तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन मैट्रिक्स से नहीं देता है, कभी ये चांस ही नहीं बना, मतलब ऐसा क्वेश्चन कभी आया ही नहीं है, इसलिए अभी एग्जाम के टाइम में इसे तो ना कहेंगे। और अगर वैसे लिखना है तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि मान लेते हैं 4 kg ओनियन और 3 kg व्हीट और 2 kg राइस। मैं इसको रफ में डिस्कस कर देता हूँ। अगर इसका वैल्यू 1 kg ओनियन का x होगा तो इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, 4x। अगर इसका वैल्यू y लेते हैं तो प्लस में 3 kg व्हीट है तो 3y हो जाएगा, और अगर राइस का कीमत z है प्रति केजी, ठीक है, तो यहाँ प्लस में क्या लिखेंगे 2z, और इक्वल टू में कितना खर्चा हो रहा है 60। तो एक ये इक्वेशन बन गया। उसी प्रकार से एक अनदर इक्वेशन यहाँ से उठा रहा है, 2 kg ओनियन है, मतलब 2x प्लस में 4y और प्लस में 6z इक्वल टू 90। फिर से क्या बोलता है 6 kg 2 kg एंड 3 kg, 6x प्लस में 2y प्लस में 3z इक्वल टू 70। बस यही तो है, घुमा फिरा के देखिए क्वेश्चन को सिर्फ लैंग्वेज में बनाया है, बाकी क्वेश्चन तो वही है। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फाइंड कॉस्ट ऑफ ईच एटम पर केजी, जो एक्स वाई जेड का वैल्यू निकलेगा वही हो जाएगा। मतलब लेट किए हैं कॉस्ट ऑफ ओनियन एक्स, इसका वाई, इसका जेड, तो एक्स वाई जेड का वैल्यू वही है। ठीक है, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट तो आपका इंड हुआ इस प्रकार से। कुछ पी वाई क्यू में एमसीक्यू जो क्वेश्चन है वो हम करा देंगे, और बार बार क्वेश्चन क्या है जो डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन आता था जनरली, उस क्वेश्चन को अब सिलेबस से हटा दिया गया है। जो R1 R2 R3 कंपेयर करके या C1 C2 जो कंपेयर करते थे डिटर्मिनेंट में, वो VBI चैप्टर था डिटर्मिनेंट में। मतलब वो प्रत्येक साल एक क्वेश्चन 3 मार्क्स 4 मार्क्स का, पहले 4 मार्क्स का फिर बाद में अगर 3 मार्क्स का, तो वो सिलेबस से ही हटा दिया है। इसलिए डिटर्मिनेंट में जो क्वेश्चन है, मतलब इसके अलावा, ये तो मैट्रिक्स का टॉपिक है, तो इसके अलावा जो है वो काफ़ी ईजी है। तो डिटर्मिनेंट का तो PYQ नहीं हो सकता है क्योंकि उसका प्रीवियस ईयर वही रहता था और वो सिलेबस में अब नहीं है। इसलिए अब MCQ जो कराएंगे वो मैट्रिक्स का, ऑब्जेक्टिव का और यही लीनियर इक्वेशन का। ठीक है, तो हम लोग अगले सेशन में PYQ में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।